सोचिए, एक ऐसा राज जहां लोगों को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। सदियों तक नागवंशी साम्राज्य ऐसे ही चला। लेकिन तब क्या हो जब एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सल्तनत आपके दरवाजे पर दस्तक दे और अपना हिस्सा मांगने लगे। ये कहानी इसी की है कि कैसे सिर्फ एक आर्थिक मांग ने एक सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया और एक समाज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, इस तरह के जो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं ना, वो हमें उस दौर में झांकने का एक सीधा मौका देते हैं। तो चलिए, इन्हीं के सहारे नागवंशियों की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बदला तो बदला कैसे। यही सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। एक तरफ एक ऐसा सिस्टम था जो अपनी प्रजा पर कोई बोझ नहीं डालना चाहता था, और दूसरी तरफ एक ऐसी मांग थी जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इसका जो नतीजा निकला ना, उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अच्छा, इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब मुगलों का कोई असर नहीं था, और ये देखना होगा कि नागवंशियों की शासन व्यवस्था असल में काम करती कैसे थी। तो देखिए, इस साम्राज्य की जड़ें बहुत गहरी थीं। बात है 64 एडी की, जब राजा फणी मुकुटराय ने इसकी नींव रखी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने प्रशासन का ढांचा एकदम स्क्रैच से नहीं बनाया। उन्होंने इसे मुंडाओं की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, जो पहले से ही वहां मौजूद थी, उसी को आधार बनाया। मतलब ये कोई ऊपर से थोपी हुई राजशाही नहीं थी, बल्कि वहीं के रीति रिवाजों से ही निकली थी। और यहीं पर नागवंशी व्यवस्था आज के हिसाब से भी एकदम क्रांतिकारी लगती है। आम जनता कोई टैक्स नहीं देती थी, एक पैसा भी नहीं। राज्य चलाने का जो भी खर्चा था, चाहे वो सेना का हो या दूसरे कामों का, वो सब सीधे शासक की जेब से जाता था। ये उनका एक बुनियादी सिद्धांत था, जिसने उनके पूरे समाज को एक पहचान दी थी। लेकिन ये जो आत्मनिर्भर और दुनिया से अलग थलग रहने वाला सिस्टम था, ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाला था, क्योंकि अब एक नई ताकत उभर रही थी, मुगल साम्राज्य। और उनके साथ आई ऐसी मांगें जो इस प्राचीन राज्य की नींव हिलाने वाली थीं। मुगलों ने एक ऐसी चीज की मांग की जो नागवंशियों के लिए बिल्कुल नई थी, नजराना या मालगुजारी नाम का एक नियमित भुगतान। अब ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक अनिवार्य टैक्स था। एक ऐसे राज्य के लिए जो अपनी प्रजा पर कर न लगाने के विचार पर बना था, ये सिर्फ एक पैसों की मांग नहीं थी, ये तो उनकी पहचान पर हमला था। इस भारी दबाव को हम एक इंसान की कहानी के जरिए सबसे बेहतर समझ सकते हैं। एक नागवंशी राजा जो साम्राज्य की मांगों और अपने लोगों की परंपराओं के बीच बुरी तरह फंस गया था। उनका नाम था दुर्जनशाल, और उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत बड़ी थी। अब देखिए, राजा दुर्जनशाल के पास नियमित मालगुजारी चुकाने का कोई जरिया ही नहीं था। उनके सिस्टम में ऐसा पैसा आता ही नहीं था। तो हुआ ये कि 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर का सब्र का बांध टूट गया। दुर्जनशाल को पकड़कर ग्वालियर के विशाल किले में कैद कर दिया गया। और ये कोई छोटी मोटी सजा नहीं थी, ये उनके जीवन के पूरे 12 साल थे। सोचिए, एक राजा अपने राज्य से दूर, एक अंतहीन इंतजार में। आखिरकार उनकी रिहाई के लिए एक समझौता हुआ। कीमत थी सालाना 6,000 रुपए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। ये एक ऐसा वादा था जिसने उन्हें आज़ादी तो दिला दी, लेकिन उनके राज्य की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी इतनी लंबी कैद की वजह एकदम सीधी थी, वो मालगुजारी नहीं चुका पा रहे थे। ये घटना सिर्फ एक राजा की सजा नहीं थी, ये पूरे नागवंशी सिस्टम के लिए एक साफ संकेत था कि उन पर कितना जबरदस्त दबाव था। तो जब राजा आखिरकार घर लौटे, आजाद तो थे, पर एक नए कर्ज से बंधे हुए। उनके सामने अब एक नामुमकिन सा सवाल था। अब सवाल ये नहीं था कि मालगुजारी देनी है या नहीं, सवाल ये था कि ये पैसा आएगा कहाँ से। इसका जो हल निकला वो जरूरी तो था, पर उनकी परंपराओं के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। जो पैसों का बोझ पहले सिर्फ राजा के कंधों पर था, उसे अब सीधे सीधे जनता पर डाल दिया गया। मतलब एक ही झटके में सदियों पुराना सामाजिक समझौता हमेशा के लिए टूट गया। और इस तरह मुगलों की मांगों को पूरा करने के लिए नागवंशी राजाओं को वो करने पे मजबूर होना पड़ा जो उनके पुरखों ने सदियों के शासन में कभी नहीं किया था, अपनी ही प्रजा से नियमित रूप से कर वसूलना। ये एक ऐसा मोड़ था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन देखिए,
टैक्स वसूलने का फैसला करना एक बात है और उसे हकीकत में वसूलना बिल्कुल दूसरी। उनके पास न तो कोई टैक्स कलेक्टर थे, न कोई हिसाब किताब रखने वाला, न ही कोई सिस्टम। उन्हें जीरो से एक पूरी तरह से नई व्यवस्था खड़ी करनी पड़ी। तो इस समस्या को हल करने के लिए राजाओं ने अपने स्थानीय प्रमुखों यानी मानकियों की मदद ली। उन्हें एक नई और ताकतवर जिम्मेदारी दी गई, लोगों से मालगुजारी वसूलना। इस नई भूमिका के साथ एक नया नाम भी आया, भूइंहर, और इस तरह राजा और प्रजा के बीच बिचौलियों के एक नए वर्ग का जन्म हुआ। ये सिस्टम बहुत तेजी से फैला। शुरुआत में राजा ने ये काम मानकियों को सौंपा, जो भूइंहर बन गए। लेकिन जैसे जैसे काम और मुश्किल होता गया, जागीरदारों जैसे और भी अधिकारी रखे गए, और देखते ही देखते सिर्फ टैक्स वसूली के लिए एक पूरी नई सरकारी मशीनरी खड़ी हो गई। जरा इस पूरी कहानी को एक बार फिर से सोचिए। सब कुछ एक आत्मनिर्भर टैक्स फ्री राज्य से शुरू हुआ। फिर एक बाहरी दबाव यानी मुगलों की मालगुजारी ने राजा को अपनी परंपरा तोड़ने और प्रजा पर टैक्स लगाने के लिए मजबूर किया, और उस एक फैसले ने एक पूरे नए अधिकारियों के वर्ग को जन्म दे दिया। मतलब एक बाहरी मांग ने पूरे समाज का नक्शा ही बदल डाला। नागवंशियों की ये कहानी सिर्फ इतिहास का एक किस्सा नहीं है, ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि कैसे बाहर से आने वाला पैसों का दबाव किसी भी समाज को जड़ से बदल सकता है, अक्सर उन तरीकों से जो हमें पहली नज़र में दिखाई भी नहीं देते। और यही कहानी हमारे लिए आज एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के जो वैश्विक आर्थिक दबाव हैं वो हमारी अपनी शासन प्रणालियों को यहाँ और अभी कैसे चुपचाप बदल रहे हैं। नमस्कार। जरा सोचिए, छोटा नागपुर में एक ऐसा सिस्टम था जो सदियों से चल रहा था, बिना किसी बाहरी दखल के। एक ऐसी व्यवस्था जो गांव से शुरू होकर सीधे राजा तक जुड़ी हुई थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए और कुछ ही दशकों में सब कुछ पलट गया। ये सिर्फ एक सत्ता का बदलना नहीं था, ये एक पूरी की पूरी व्यवस्था के खत्म होने की कहानी थी। आज हम यही समझेंगे कि कैसे नागवंशी राजवंश, जो कभी इस जमीन के शासक थे, सिर्फ टैक्स वसूलने वाले जमींदार बनकर रह गए। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। तो जो भी हम बात करने वाले हैं उसका आधार क्या है? वो है झारखंड के इतिहास का ये जरूरी दस्तावेज। इसी से हमें पता चलता है कि नागवंश शासन का ढांचा कैसा था और अंग्रेजों के आने के बाद चीजें कैसे बदली। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स हमें क्या बताता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है ना, कि भाई अंग्रेजों के आने से पहले छोटा नागपुर में चल क्या रहा था? क्या वहां कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था या सब बस ऐसी बिखरा हुआ था? इसका जवाब हमें नागवंशियों के शासन की जड़ों में मिलता है। देखिए, नागवंशी शासन कोई अचानक से बनी हुई चीज नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी, कई लेयर्स वाली प्रणाली थी। एक ऐसा सिस्टम जो समाज के हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता था। आइए इसकी एक एक परत को समझते हैं। और इस सिस्टम की सबसे खास बात पता है क्या थी? ये ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बना था। मतलब इसकी बुनियाद थे गांव, जो पट्टी के जरिए राज्य के टॉप लेवल तक पहुंचते थे। और हर लेवल पर भूमिकाएं और जिम्मेदारियां एकदम तय थीं, जो मिलकर एक बहुत ही मजबूत ढांचा बनाती थी। तो किसी भी मजबूत बिल्डिंग की तरह नागवंशी शासन की नींव भी इसके गांवों में ही थी। असली ताकत वहीं बसती थी। तो चलिए सबसे पहले एकदम ग्राउंड लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि वहां कमान किसके हाथ में थी। तो सबसे पहले आते हैं महतो। सीधे शब्दों में कहें तो ये गांव के मुखिया थे। लोकल लेवल पर सारे अधिकार इन्हीं के पास होते थे। गांव को चलाना और वहां व्यवस्था बनाए रखना सब इनकी जिम्मेदारी थी। फिर आते थे भंडारी। इनकी भूमिका भी बहुत अहम थी। ये राजा की जमीन पर जो भी अनाज पैदा होता था उसका पूरा हिसाब किताब रखते थे और उसे जमा करते थे। कह सकते हैं कि एक तरह से राज्य के गोदाम इन्हीं के भरोसे थे। अब गांव से एक लेवल ऊपर आते हैं। ये था पट्टी या पढ़ा का लेवल। यहाँ भूइंहर होते थे, जिनकी जिम्मेदारी थी आम लोगों से मालगुजारी यानी जमीन का टैक्स वसूलना। राज्य का खजाना भरने के लिए ये पद बहुत जरूरी था। और इसी पट्टी लेवल पर प्रशासन और धर्म साथ साथ चलते थे। यहाँ पाहन होते थे जो गांव के धार्मिक प्रमुख थे। सारी पूजा पाठ, त्योहार और दूसरे सामाजिक काम सब इन्हीं की देखरेख में होते थे। ये समाज को एक साथ जोड़े रखने वाली एक बहुत मजबूत कड़ी थे। तो ठीक है, गांव और पट्टी की बात हो गई। अब चलते हैं एकदम टॉप पर, सेंट्रल कमांड में। देखते हैं कि वहां कौन लोग थे और पूरे राज्य का सिस्टम कैसे चलता था।
इस पूरे सिस्टम के शिखर पर थे महाराज। वो नागवंशी शासन के सबसे बड़े हेड थे। आखिरी फैसला हमेशा उन्हीं का होता था। मतलब पूरे राज्य की बागडोर उनके ही हाथों में थी। महाराज के ठीक बाद जो सबसे पावरफुल पोस्ट थी वो थी दीवान की। आप इन्हें आज का फाइनेंस मिनिस्टर समझ सकते हैं। राज्य का सारा खजाना, पैसा कौड़ी, सब कुछ दीवान ही संभालते थे। और इस चेन में एक और बहुत जरूरी कड़ी थे पांडे। इनका काम था कि पंच यानी काउंसिल जो भी फैसले ले रही है उसे आम लोगों तक पहुंचाना। ये शासन और जनता के बीच एक पुल की तरह काम करते थे। और फिर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री हुई और उनके आने के साथ ही ये सदियों पुरानी व्यवस्था हमेशा के लिए बदलने वाली थी। चलिए जरा उस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं जिसने धीरे धीरे नागवंशियों की आजादी को खत्म कर दिया। जरा देखिए कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ। 1765 में नागवंशी शासक को पहली बार पटना काउंसिल को रिपोर्ट करना पड़ा और बस 8 साल बाद 1773 में टैक्स वसूलने के लिए एक अंग्रेज कलेक्टर आ गया। 1780 आते आते तो उनका पूरा इलाका ब्रिटिश कंट्रोल वाले रामगढ़ हिल ट्रैक्ट का हिस्सा बन गया। और जो आखिरी कील ठोकी गई वो थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की परमानेंट सेटलमेंट प्रणाली। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ना, इसने सिर्फ टैक्स वसूलने का तरीका नहीं बदला, इसने तो नागवंशी शासकों का रुतबा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक नए युग की शुरुआत थी जहां राजा अब राजा नहीं रहे। इस स्लाइड पे ये फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। कहां वो पहले एक आजाद शासन व्यवस्था के मालिक थे, अपनी प्रजा के शासक, और इस सेटलमेंट के बाद वो क्या बनकर रह गए? सिर्फ एक जमींदार, एक लैंड होल्डर जिसका मुख्य काम था अंग्रेजों के लिए लगान वसूलना। ताकत और सम्मान दोनों ही छीन लिए गए। तो कुल मिलाके नतीजा ये हुआ कि सदियों से चली आ रही पारंपरिक नागवंशी शासन प्रणाली खत्म हो गई और उसकी जगह एक पूरी तरह से विदेशी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ने ले ली, जिसे सिर्फ एक ही चीज के लिए डिजाइन किया गया था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना। ये ऐतिहासिक बदलाव आज हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। नागवंशी शासन और फिर ब्रिटिश प्रशासन की इन परतों का आज के झारखंड के समाज, वहां की राजनीति और जमीनी हक पर क्या असर दिखाई देता है? क्योंकि एक शासन प्रणाली का अंत सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक घटना नहीं होती, वो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी की दिशा तय करती है।